नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि मेरे इस हाथ में कुछ गोल्ड कॉइन है, कुछ सोने के सिक्के हैं और मेरे इस हाथ में एक लोहे का स्लैब है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको इन दोनों में से कोई एक का चयन करना है, किसी एक का चयन करना है। तो मैं जानता हूँ आप हर बार किसका चयन करोगे, इस गोल्ड कॉइन का चयन करोगे, क्योंकि आप जानते हो इस गोल्ड कॉइन की जो वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यही हमारे जो प्राचीन लोग थे या फिर जो प्राचीन रसायनविद थे, उनके अंदर भी ये चेष्टा थी कि उनके पास क्या हो, ज़्यादा गोल्ड हो, क्योंकि जो गोल्ड की वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है। और उनका ये मानना था कि वो इस जो यहाँ पर आयरन की मेरे पास स्लैब है, ये जो लोहे का टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े को वो इस गोल्ड में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उनका ऐसा मानना था। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, उनका ये मानना था कि वो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर, उस प्राचीन समय में उनके पास उतने सारे एपरेटस नहीं थे, उतने रसायन साइंस में या फिर साइंस में उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी, तो उस समय वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन 1896 और 1900 के बीच में एक बहुत बढ़िया खोज हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। बेकुलर, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी और रदरफोर्ड, इन सब ने मिलकर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर क्या की, बहुत ज़्यादा स्टडी की और उन्होंने ये पाया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या निकलते हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल का स्पॉन्टेनियसली क्या होता रहता है, इमिशन होता रहता है। और इस इमिशन के दौरान जो हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारे पास इस टाइप की प्रोसेस आई तो हमारे अंदर फिर से जिज्ञासा जगी, क्या हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जिज्ञासा हमारे अंदर फिर से जगी। अब अगर हमको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो हमारी प्राइमरी सोच क्या हो सकती है। अगर हम न्यूक्लियस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अगर मैं किसी न्यूक्लियस से एक प्रोटॉन या फिर कुछ प्रोटॉन बाहर निकाल दूं तो मैं जानता हूं वो न्यूक्लियस किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं किसी न्यूक्लियस से कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकाल दूं तो वो न्यूट्रॉन उसी एलिमेंट के किसी दूसरे आइसोटोप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर मुझे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो या तो मुझे उस एलिमेंट से प्रोटॉन बाहर निकालने पड़ेंगे या फिर उस एलिमेंट से न्यूट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे या फिर मैं दोनों भी बाहर निकाल सकता हूं, तब भी वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या थी, हमारी प्राइमरी थॉट था। ऐसा अगर हम ऐसा करेंगे, यानी न्यूक्लियन को वहां से बाहर निकाल देंगे न्यूक्लियस के अंदर से, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये करना इतना आसान है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियन होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अगर मुझे वहाँ से कोई न्यूक्लियन बाहर निकालना है तो उसे हमें क्या देनी पड़ेगी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। कम से कम उस न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी तो देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस किया था, हमने पढ़ा था कि अगर हमको उस न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना है तो हमें उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है। तो इस केस में भी अगर मुझे न्यूक्लियस के अंदर से कुछ प्रोटॉन या कुछ न्यूट्रॉन बाहर निकालने हैं तो मुझे उस न्यूक्लियस को क्या देनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। वो कितनी एनर्जी है, फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की एनर्जी है। क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो उसका ऑर्डर क्या होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, यानी वो एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो अब क्या हमारे पास ऐसे उपकरण हैं कि जिससे हम उस न्यूक्लियस को उतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे सकें? तो इसी बात को सॉल्व करने के लिए रदरफोर्ड ने 1917 और 1919 के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनके सामने पहली चुनौती ये थी कि कैसे हम न्यूक्लियस को इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दें। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल टाइप के पार्टिकल का चयन किया जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल। जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल। न्यूक्लियर पार्टिकल क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन या फिर अल्फा पार्टिकल। हमने अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ा है। अल्फा पार्टिकल कहाँ निकलते हैं, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडियम के न्यूक्लियस से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है। और ये जो
अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या ड्यूट्रॉन जब ये इमिट होते हैं तो इनके पास क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें क्या हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी कि हम ये हाई अमाउंट ऑफ जो हमारे पास न्यूक्लियर पार्टिकल हैं, जब हम इसको कहाँ डालेंगे, किसी न्यूक्लियस में डालेंगे, तो वहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है कि ये जब पार्टिकल उस न्यूक्लियस से टकराएंगे तब वहाँ से कुछ न्यूट्रॉन या फिर कुछ प्रोटॉन क्या हो जाएं, बाहर निकल जाएं। रदरफोर्ड ने ये फर्स्ट में ऐसा सोचा, ठीक है। तो उनका पहला थॉट क्या था, उनका पहला थॉट ये था कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियर पार्टिकल है और इस न्यूक्लियर पार्टिकल को हम किसके समीप लाएं या फिर किस में डालें, किसी न्यूक्लियस में इंसिडेंट कराएं या फिर किसी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कराएं, तो ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से कुछ प्रोटॉन या कुछ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और ये न्यूक्लियस कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास एक न्यूक्लियस था और इस न्यूक्लियस में हमने कोई न्यूक्लियर पार्टिकल, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या ड्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है, इसमें इंसिडेंट कराया और ये न्यूक्लियस कहाँ कन्वर्ट हो गया, किसी दूसरे या फिर किसी नए न्यूक्लियस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और ये कन्वर्जन कैसा हो रहा है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, आर्टिफिशियली हो रहा है या फिर इसको मानव द्वारा किया जा रहा है। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस पर क्या कराया, कुछ पार्टिकल का इंसिडेंट कराया। अब इसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाना चाहा कि कैसे ये हो रहा है। तो उन्होंने क्या बनाया, एक अपरेटस बनाया जो कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। उन्होंने क्या ले लिया, एक यहाँ पर गैस का चैम्बर ले लिया जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। सबसे पहले क्या किया, इस गैस चैम्बर में जितनी भी गैस है उसको बाहर निकाल दिया, यानी अब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, इसमें कुछ क्या भर दी, नाइट्रोजन गैस फिल कर दी, ओके। और यहाँ पर क्या है, एक विंडो है जहाँ से जो हाई एनर्जी पार्टिकल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया, यानी एक नेचुरल अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया। वो क्या हो सकता है, कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है। हमने अज्यूम कर रदरफोर्ड ने यहाँ पर क्या रखा था, रेडियम रखा था, और रेडियम से अल्फा पार्टिकल क्या होगा, लगातार इमिशन होगा। और इस चैम्बर में क्या भरी हुई है, नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। और इस विंडो के ठीक सामने यहाँ पर क्या रखी हुई है, एक स्क्रीन रखी हुई है। और इस स्क्रीन का काम क्या है, जैसे ही इस स्क्रीन में कोई एक चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो इस स्क्रीन में क्या होगी, चमक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। और इस स्क्रीन के ठीक सामने क्या रख दिया गया है, एक माइक्रोस्कोप रख दिया गया है, जिसको हमने एन से दिखाया है, माइक्रोस्कोप रख दिया गया है। और वो चमक को हम कहाँ से देख सकते हैं, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, वो एपरेटस था। एपरेटस में हमारे पास क्या था, फिर से समझते हैं। हमारे पास एक क्या है, चैम्बर है, यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट चैम्बर है। सबसे पहले क्या किया, चैम्बर से जितनी भी गैस है उसके अंदर एक्स्ट्रा गैस, वो सब कहाँ निकाल दी, बाहर निकाल दी। उसके बाद जो गैस हमको इसके अंदर डालनी है वो डाली। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने कौन सी गैस डाली, नाइट्रोजन गैस डाली। तो नाइट्रोजन गैस को इसके अंदर फिल कर दिया। और यहाँ पर उस गैस, उस चैम्बर के अंदर क्या बना दिया, एक यहाँ पर क्या रख दिया हमने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, जो नेचुरली क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर रहा है। इसे हम क्या बोल देंगे, अल्फा पार्टिकल सोर्स बोल देंगे, या फिर नेचुरल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बना दी, विंडो बना दी, जिससे जो हाई एनर्जी के पार्टिकल होंगे वो क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। और इसके ठीक सामने क्या बना दी, क्या रख दिया, एक स्क्रीन रख दी। और ये स्क्रीन ऐसी है, जैसे ही स्क्रीन में कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो इस स्क्रीन में क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। और उस चमक को हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ अब समझते हैं कि इस चैम्बर के अंदर हुआ क्या, जो रदरफोर्ड थे उनको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिले इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा पार्टिकल है और यहाँ क्या है, कुछ नाइट्रोजन के एटम है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन गैस हमने क्या की है, फिल की है। तो रदरफोर्ड ने जब इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस स्क्रीन में देखा तो उनको क्या देखने को मिली, कुछ चमक देखने को मिली। अगर यहाँ पर कुछ चमक देखने को मिल रही है, इसका मतलब इस स्क्रीन में क्या टकरा रहे होंगे, कुछ चार्ज पार्टिकल टकरा रहे होंगे, तभी इसमें हमको क्या देखने को मिली, कुछ चमक देखने को मिली। और रदरफोर्ड ने जब उस क्या कहते हैं, जो चमक देखने को मिली, उस चमक को स्टडी किया या फिर उसको आइडेंटिफाई करना चाहा, तो उन्होंने पाया कि जो चमक है वो किसके कारण है, इस स्क्रीन पर टकराने वाले प्रोटॉन के कारण है। किसके कारण, एक जो नया पार्टिकल यहाँ पर निकल के आ गया वो कौन सा है, प्रोटॉन है। और इसकी स्क्रीन में जो चमक है वो किसके कारण है, प्रोटॉन के कारण है।
अब यहाँ तो प्रोटॉन था नहीं, तो यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ से आया? इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो इसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस है और जो उस नाइट्रोजन गैस का जो न्यूक्लियस है या फिर जो नाइट्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है? अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर ले रहा है। और जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल को कैप्चर कर रहा है तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड न्यूक्लियाई बना रहे हैं। कंपाउंड न्यूक्लियाई क्यों कहा? क्योंकि ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड न्यूक्लियाई बना रहे हैं। और एक कंपाउंड न्यूक्लियाई इमीडिएटली सिर्फ 10⁻⁻15 सेकंड के लिए बना रहता है। और इमीडिएटली ये क्या हो जाता है? किसी एक नए न्यूक्लियाई और प्रोटॉन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस में टूट जाता है? एक नए न्यूक्लियाई और प्रोटॉन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तभी हमको इस स्क्रीन में यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं? प्रोटॉन देखने को मिल रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? हमारे जो यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन के एटम है और उसका जो न्यूक्लियाई है, ये क्या है? नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई है। और इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल को कैप्चर किया। इन दोनों ने मिलकर एक क्या बनाया? कंपाउंड न्यूक्लियाई बनाया, जो कि क्या था? बहुत ही हाईली अनस्टेबल था, जो सिर्फ कितने टाइम के लिए बना? 10⁻⁻15 टाइम के लिए बना या 15 सेकंड के लिए बना। और इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गया? एक नए न्यूक्लियाई और प्रोटॉन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम केमिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। हम जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। और जब इस हीलियम के न्यूक्लियस को किसने कैप्चर किया? इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने कब कैप्चर किया? तो हमारे पास क्या मिला? यहाँ पर एक फ्लोरीन मिला। फ्लोरीन क्या मिला? फ्लोरीन एज ए कंपाउंड न्यूक्लियाई बना, जो कि क्या है? सिर्फ 10⁻⁻15 सेकंड तक यहां पर रहा और इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोटॉन। और यहां पर एक ऑक्सीजन के आइसोटोप, वो क्या है? 8O17 में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुई? इसके अंदर ऐसी प्रोसेस हुई। ऐसा हमको किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। जैसे कि ये वाला टर्म कौन सा है? कंपाउंड टर्म है, कंपाउंड न्यूक्लियाई है, और जो कि क्या है? बहुत ही कम समय के लिए बन रहा है। तो जनरली जब भी हम इस टाइप की जो इक्वेशन है इसको लिखते हैं या फिर रिएक्शन को लिखते हैं, तो हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे? जब नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने हीलियम के न्यूक्लियस को क्या किया? कैप्चर किया, तो ये जो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है, एक नए न्यूक्लियाई और एक किस में टूट गया? प्रोटॉन में क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। यानी ये क्या है? ऑक्सीजन का आइसोटोप है और ये क्या है? खुद एक प्रोटॉन है। और ये सारी जितनी भी यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, इस चैम्बर के अंदर जो रिएक्शन हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन ये है कि जब कोई न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियर पार्टिकल को कैप्चर करता है, न्यूक्लियर पार्टिकल यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, उनको कैप्चर करता है, और वो जो नया न्यूक्लियस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? किसी दूसरे न्यूक्लियस और एक नए पार्टिकल में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा और तरीके से और अच्छे तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन का क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ से क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। जैसे ही नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को कैप्चर किया, तो होगा क्या? जो नाइट्रोजन की न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी में चेंज आएगा और वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, यानी उसके मोमेंटम में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। इसका मतलब जैसे ही इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को कैप्चर किया, तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियर पार्टिकल को कैप्चर करता है और उस कैप्चर करने की वजह से उस न्यूक्लियस की एनर्जी और मोमेंटम में चेंज आ जाता है, तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देते हैं। और ये जो रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, ये पहली न्यूक्लियर रिएक्शन थी जो हमें किसने दी थी? रदरफोर्ड ने दी थी। और जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरीके से दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है? ये एक न्यूक्लियस है और ये एक्स क्या है? यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है या फिर एक न्यूक्लियर पार्टिकल है, जिसको हम किस में डाल रहे हैं? इस टारगेट न्यूक्लियस में डाल रहे हैं। और जैसे ही हमने इस टारगेट न्यूक्लियस में इस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को डाला, तो ये टारगेट न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो गया? एक नए न्यूक्लियस और एक नए पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर नया पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन होता है। तो ये क्या है? प्रोटॉन है। और ये क्या है? हमारे पास जो नया न्यूक्लियस बना, या इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, वो क्या है हमारे पास? रेजिडुअल न्यूक्लियस। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? रेजिडुअल न्यूक्लियस है। और यहाँ पर जो कैपिटल वाई है वो क्या है?
रेजिडुअल न्यूक्लियस है, और ये वाई क्या है, स्मॉल वाई, ये इजेक्टिंग पार्टिकल है, और इस केस में इजेक्टिंग पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है। हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर जो इजेक्टिंग पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन है। ओके, तो ये क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन का। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। इसका थोड़ा बहुत क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। हमारे पास अलग अलग टाइप की क्या होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।